नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली खबर में हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी द्वारा जो नेवी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदने की बात की जा रही है और नेवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की जा रही है। उस तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई है। एयरबस ने कहा है कि नेवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में उनके जो AS565 पैंथर हेलीकॉप्टर हैं वो भाग ले रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पर इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करने का सोच रहा है एयरबस। और यह मैन्युफैक्चरिंग केवल और केवल भारत के लिए नहीं होगी, वर्ल्ड लेवल के कस्टमर्स के लिए भी होगी, यानी कि इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए भी होगी। और यदि कोई इंटरनेशनल कस्टमर इन हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देता है तो वो भारत से ही बन के जाएंगे, बशर्ते भारत जो 111 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है वो एयरबस को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। इसी तरह एयरबस ने कहा है कि H225M हेलीकॉप्टर्स वो 123 नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स जो भारत खरीदना चाह रहा है उसमें सामने रखेगा, पर यहाँ पर उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कही गई है। हो सकता है कि कुछ पार्ट की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए या भारत के लिए केवल जो जितने हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है उतने का ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए, पर जो AS565 पैंथर की बात है वहां पर एयरबस ने जरूर कहा है कि इंटरनेशनल कस्टमर के लिए भी वह प्रोडक्शन हब बनाना चाहता है भारत को। अगली खबर हमारी नाग मिसाइल की तरफ से आ रही है। यह कल की खबर है पर कल की वीडियो में नहीं बना पाया था, इस कारण से इस खबर को अभी इंक्लूड किया है, आज इंक्लूड किया है मैंने। नाग मिसाइल की डिलीवरी या प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में, ऐसा DRDO के चेयरमैन का कहना है। उन्होंने कहा है कि इस मिसाइल का हर परीक्षण सफल हो चुका है, पर अभी भी कुछ ऐसे परीक्षण बचे हुए हैं जिसको 2018 के अंत तक फाइनलाइज करने की संभावना है और उनके फाइनल होने के बाद ही इसको प्रोडक्शन लाइन में डाला जा सकता है। तो 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में यह समझा जा सकता है कि नाग मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में होने लगेगा। अभी इस प्रकार की 8000 मिसाइलों की हमें आवश्यकता है। जैसा आपने सुना होगा कि स्पाइक मिसाइल भी हम लगभग 8000 खरीदना चाह रहे थे, पर उस डील को स्क्रैप कर दिया गया है और उनकी संख्या भी कम कर दी गई है, जो कि लगभग 2500 कर दी गई है और उसमें लॉन्चर 96 लॉन्चरों की बात की गई है। पर अब 8000 इस प्रकार के मिसाइल भारत खुद ही प्रोड्यूस करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। शुरुआत में सोचा जा रहा है या माना जा रहा है कि आर्मी कुछ 500 इस प्रकार के मिसाइलों का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है और उसके बाद इसको और बढ़ाने की संभावना है, या जिस प्रकार से मैंने कहा कि कुछ 8000 इस प्रकार के मिसाइलों की भारत को आवश्यकता है, धीरे धीरे इस क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ा लिया जाएगा। सो इस मिसाइल के प्रोडक्शन में लेट होने के कारण कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो भारत जरूर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदेगा, जिसमें से इजराइल की स्पाइक मिसाइल और जो अमेरिका की जेवलिन मिसाइल दौड़ में है, रेस में है, उन दोनों में से किसी को सिलेक्ट किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री की एक और विदेश यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। 16 अप्रैल से ये विदेश यात्रा स्टार्ट हुई और ये स्वीडन की यात्रा है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 30 साल के अंतराल के बाद यह यात्रा की जा रही है। इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन होने वाला है, जिसके तहत स्वीडन के द्वारा डिफेंस क्षेत्र में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में सहायता होने वाली है, आसानी होने वाली है। जिस प्रकार आप जान रहे होंगे कि एयरक्राफ्ट के भी टेंडर निकले हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स के भी टेंडर निकले हुए हैं और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के भी कॉन्ट्रैक्ट निकले हुए हैं, या मरीन क्षेत्र में भी काफी टेंडर सामने आ रहे हैं, जिसमें कि स्वीडन की कंपनी सैब ने भाग लिया हुआ है और उसके प्रोडक्ट भारत को पसंद भी आए हैं और उनके सेलेक्ट हो जाने की संभावना भी काफी बढ़ गई है। सो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी पैक्ट पे साइन होने हैं और भारत के प्रधानमंत्री अब स्वीडन के साथ अपने काउंटर पार्ट के साथ इन पैक्ट पे साइन करेंगे और जिसके तहत स्वीडन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वह काफी आसानी से हमें मिल पाएगी। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आ रही है। कल ये खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ विवादित क्षेत्र में जो अफगानिस्तान में था उसकी फेंसिंग की जा रही थी, तो वहां पर पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लोकल भी वहां पर मारे गए हैं, अफगानिस्तान के फौजियों को भी नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान के सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कुछ 2 सैनिक खबरों में निकल कर आया है कि मारे गए हैं। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के भी लगभग 7-8 सैनिक मारे गए हैं और वहां के क्षेत्रीय नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान जिसके तहत अफगानिस्तान को हमेशा दबाता चला आ रहा था, पर भारत के सपोर्ट के कारण अब अफगानिस्तान भी उसका अच्छा जवाब देने लगा है और रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तानी दबाव को, जो कि भारत की एक रणनीति का ही पार्ट है। भारत यह चाहता था कि पाकिस्तान भारतीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों से ध्यान भटका के उसके
उसके दूसरे जो बॉर्डर एरिया है वहां पर उनका ध्यान लगाए, वहां पर उनको परेशान होने दे, ताकि उनके द्वारा जो भी भारतीय सीमा में गलत काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके। और भारत अब यहाँ पर सफल होता नजर आ रहा है। भारत ने कई हेलीकॉप्टर या वॉर प्लेन्स या हथियार खरीद के अफगानिस्तान को भी दिए हुए हैं, जैसा कि हमने खबरों में सुना था। तो अब उन चीजों का असर नजर आ रहा है और यह एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी भारत की तरफ से कहा जा सकता है। आप में से कई लोगों ने सीरिया पे जो अमेरिका, यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से अटैक किया है, कुछ 105 मिसाइल्स वहां पर दागी हैं दमस्कस में और उसके आसपास की एरिया में, जहां पर अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा था कि कुछ केमिकल हथियार रखे गए हैं जिसका इस्तेमाल भी बशर अल असद ने किया है, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार के अटैक सीरिया पे किए हैं। तो आप ये जानना चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 की ये क्या स्टार्टिंग है, तो ऐसा कोई बात मुझे नहीं लगती है। अमेरिका की जो भी पॉलिसी है उसमें हथियारों का, या अमेरिका की जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें हथियारों का बहुत बड़ा हाथ है। हथियारों को बेचना वो हमेशा चाहता है। इसी तरह से वो साउथ एशिया में भी कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखता है, कभी पाकिस्तान का साथ देके या अन्य देशों का साथ देके, ताकि उसके हथियार बिकते रहें। इसी तरह से उसने सीरिया पे भी रशिया के विरुद्ध एक मोर्चा खोला है और यह पूरा प्री प्लान्ड अटैक था। और इस प्रकार के अटैक वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी करता आया है। गलत चीजों को मीडिया में उड़ाकर उसके पीछे छुप के वो वार करने का ही आदि एक देश है। तो वर्ल्ड वॉर 3 की कोई भी इस प्रकार की आशंका मुझे नहीं लगती है। ये रशिया और अमेरिका के बीच में या रशिया और नाटो देश के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर आप कह सकते हैं, कोल्ड वॉर कह सकते हैं, जो कि लगभग 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी और 30 साल के बाद फिर से हम उसका एक रूप देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।